पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसमें जो रिग्रेशन वर्ड है उसका मतलब आपके हिसाब से क्या है? उसका मतलब है हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, अच्छा, उस लाइफ को फिर से उन मोमेंट्स को जीते हैं। मेंटल तौर पे आप कहाँ लेके जाते हैं मेंटली तौर पे उन मोमेंट्स को जीते हैं ठीक जो है। पहले जी चुके हैं। एक्चुअली क्या है, जितनी भी लाइफ हम जी चुके हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। मान लो किसी ने 30 50 100 जितने भी, पता नहीं है किसका कितनी लाइफ हमने जी है, या हमें नहीं पता, वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस में रहती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करना चाहते हैं, ये इसलिए आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लोगों की, है ना। मेनली क्या है, 3 मेन इशू है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है एंड फाइनेंस है, और बाकी सारी इन्हीं से चलती हैं प्रॉब्लम्स। ये जो मेन रीज़न है पास्ट लाइफ, ये मतलब आपके डिफ़ॉल्ट पहले तो बेस आइडियोलॉजी है कि हमारी अगर कोई दिक्कतें हैं तो उसका कारण कहीं न कहीं पिछली जो लाइफ है, हमारे साथ जो-जो बीता, हाँ, हमने जो भुगता, अब हम उस हिसाब से कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। ये थ्योरी है। हाँ, बिल्कुल यही मैं उसी पे आ रही थी, जी, है ना। तो मान लो कि किसी का कोई चल रहा है, इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी सीवियर है, हम एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेते हैं, कुछ फ़र्क पड़ता है, फिर वो एक पैटर्न चलता रहता है। मान लो जैसे किसी का काम है, थोड़े दिन तो बड़े टॉप पे जाएगा, फिर वो लो हो जाएगा, फिर टॉप पे जाएगा, फिर लो हो जाएगा। ये एक पैटर्न उसकी लाइफ में है। तो जब एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेने हम जाते हैं, कुछ भी रेमेडीज़ करते हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं या हम लोग बताते हैं, वो रेमेडीज़ करते हैं, कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो पैटर्न नहीं टूटता। तब हमें क्या क्या करना, तब जाते हैं हम पास्ट लाइफ में कि ये पैटर्न क्यों है? क्या हमने अपने पास्ट लाइफ में ऐसा किया कि ये पैटर्न बन गया है? तो हम फिर उसको, क्लाइंट को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं कि वहाँ पे क्या रूट कॉज़ है, उसके रूट कॉज़ में जाते हैं। तो कुछ ऐसा आपने फ़ील किया होगा कि प्रूफ़ हाँ यार, ये बात तो सच है कि आपने अपने प्रीवियस जो फ़ील्ड थी, स्पेशलाइज़ेशन थी, उसके बाद आप इस फ़ील्ड में आए। बिल्कुल। तो इस फ़ील्ड में आने के बाद कितना आपको टाइम हो गया? ऑलमोस्ट मुझे 1.5 साल हो गया। ठीक है, हाँ, बट इसमें क्या है, इसके रिज़ल्ट इंस्टेंट मिलते हैं, और रिज़ल्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम उसके रूट कॉज़ को, जो हमारी प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज़ को ख़त्म करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है, तो रिज़ल्ट मिलते हैं। ठीक है। तो पहले आप एस्ट्रोलॉजर थे, लेकिन जब आपको लगा कि हाँ, ये चीज़ ज़्यादा स्पेसिफ़िक है, तो आपने इस चीज़ में ट्रांज़िशन किया। तो पहले आपको एस्ट्रोलॉजर सपना कहते थे, अब क्या आप एज़ इन डेज़िग्नेशन लेते हैं? पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट थेरेपिस्ट। एंड हीलर। तो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट सपना जी, आप आए हमारे पास। तो आज हमें टाइम देने के लिए हम कोशिश करेंगे कि एज़ इन एक नई फ़ील्ड जो थेरेपी के तौर पर, वो हम लोगों को बताएँ। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। श्योर। तो पहली चीज़ तो ये कि बेसिक जो प्रॉब्लम है, एक कॉमन पैटर्न कि ये इस वजह से ये दिक्कत आ रही है और अलग-अलग जगहों पर उसके सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं। तो वो एक चीज़ क्या है, वो ट्रॉमा है, वो खुद के किए हुए कर्म है, या किसी ने हम पे जो कर्म किए वो हैं? मेन पॉइंट क्या है? जब हम क्लाइंट को पास्ट लाइफ में लेके जाएँगे, तो मेन पॉइंट हमें वहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि हर किसी का कॉमन मेन पॉइंट नहीं होता। मान लो किसी को कोई फ़ियर है, जी, फ़ोबिया है, बहुत से लोगों को होता है कि जैसे पानी से होता है फ़ोबिया। उसकी वजह कहीं न कहीं पिछले जन्म में। बिल्कुल होती है, मैंने किए है ये सेशन। अच्छा, हाँ, तो फ़ियर था उनको, पानी से डर लगता था कि नहीं कहीं मैं डूब ना जाऊँ, ये ना हो जाऊँ। जब हम इस इंटेंशन को लेके पास्ट लाइफ में गए, तो वो क्लाइंट को किसी ने धक्का देके पानी में उसका मर्डर किया था। ये चीज़ क्लाइंट ने जब आपने थेरेपी करी, उसे पास्ट लाइफ में लेकर गए और उसने ये बताया कि जो आखिरी समय था, पानी में धक्का देकर डूबने से हुई थी। डूबने से मेरी मौत हुई है। और ये चीज़ कहीं न कहीं हमें एस्ट्रोलॉजी में जो देखा देखा जाता है कि पिछले जन्म में हथियार से हत्या हुई है, पानी से हत्या हुई एस्ट्रोलॉजी में ये आ जाता है कि आपकी डेथ कैसे हुई है, बट एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं आता कि उसके पीछे कौन था, है। जी, किसके, है ना? मतलब एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं बताएँगे कि आपका जैसे किसी का मर्डर भी हुआ, ये भी बता देंगे, लेकिन ये नहीं है किसने किया। क्लाइंट है वो, मतलब उसको देखता है कि अच्छा इसने मुझे ठीक। किया था, मतलब इसने मेरा मर्डर किया था और किन रीज़न से किया था,
वो सारे रीज़न भी आते हैं कि क्या रीज़न बना, तो वो सारे इस चीज़ को खोलने से ट्रॉमा बढ़ा या ट्रॉमा कम हुआ? नहीं, ट्रॉमा एट द मोमेंट डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। कई क्लाइंट उसको ज़्यादा इमोशनल अटैच जी, हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो उस टाइम हमें अपनी टेक्निक्स लगाते हैं कि उन क्लाइंट को इमोशनल डिटैच करते हैं। तो कई क्लाइंट स्ट्रांग होते हैं, तो ट्रॉमा तो ऑब्वियसली रिलीज़ होता है, बढ़ता नहीं है। बट एट द मोमेंट कई क्लाइंट उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत रोते हैं। और कई सेशन मैंने किए हैं, तो हम वहाँ पे ना फॉरगिवनेस कराते हैं सोल लेवल पे। अच्छा, तो क्लाइंट वहाँ पे अड़ जाते हैं, मैं इसको फॉरगिव नहीं करूँगा। अच्छा। तो वहाँ पे हमें वो अपनी फिर टेक्निक्स लगानी पड़ती है, फिर क्लाइंट्स को समझाना पड़ता है कि वो लाइफ तुम जी चुके हो, जी, वो उसको भूल जाओ, मतलब वो जी चुके हो, मोमेंट सारा हो चुका है और इसको हमने कैरी नहीं करना अपने प्रेजेंट में और फ्यूचर में। बहुत समझाना पड़ता है, टेक्निकली भी फिर टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, तो फिर क्लाइंट रिलीज तो होता है ठीक है। 100%। हाँ। तो मैम मैंने कुछ किया किसी के साथ और किसी ने मेरे साथ किया, ज़्यादा ट्रॉमा किस चीज़ का है? वो आपके सबकॉन्शियस में रहेगा, उसके इफेक्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या होता है कई बार मैंने कुछ साल पहले गुस्से में आके कई लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं किया। हम्म। एक उसका मुझे एक टाइम के बाद रिग्रेट आता है। एक वो ट्रॉमा है। एक ट्रॉमा ये है कि मैं छोटा था और मेरे साथ बचपन अच्छा नहीं बीता। एक उसका ट्रॉमा है। तो जो मैंने किया कहीं न कहीं ज़्यादा शायद उसका रिग्रेट और दर्द रहता दोनों का रहेगा। जो आपका बचपन अच्छा नहीं बीता, वो भी आपके सबकॉन्शियस में, ये भी हम रिलीज करते हैं। है। जी। हम मदर वूम में लेके जाते हैं क्लाइंट को। अच्छा, तो कई बार क्या होता है ना, जैसे आप सोचते हैं मतलब आपने कंसीव कर लिया, जी। लेकिन मदर भी रेडी नहीं है कि मुझे बेबी नहीं चाहिए, या घर वाले प्रेशराइज कर या कि बेबी नहीं चाहिए। ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में जो होता है होना ही चाहिए हाँ, बेबी। नहीं होना चाहिए। या कई बार पहले करते थे कि वो देख लेते थे बेटा या बेटी है तो बेटी नहीं चाहिए। हाँ, वो सारी जो कन्वर्सेशन अराउंड होती है, वो सबका इम्प्रेशन बेबी बच्चों पर जाता है। पड़ता है डेफ़िनिटली जाता और वो कैरी करते हैं जब आफ्टर बर्थ, वो कहीं न कहीं कैरी करते हैं। वो मदर से उसका इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, या जिस जो भी कन्वर्सेशन में मेन इश्यू होगा, है। फादर है या दादा-दादी जो भी हैं, तो उनसे कहीं न कहीं वो उनका रिलेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, या कहीं न कहीं वो एक डर-सा उसके आस-पास हो होगा। सकता है ये बात तो नहीं पता हमें किसी को कि हम क्या थे। लेकिन जब हम बाहर आते हैं और कुछ और बहाने से रिलेशन खराब हो गए। हाँ, बहाना कोई और होता है। एक मैंने किया था, रिग्रेशन किया था, एक लड़की है, वो पीएचडी स्टूडेंट है, जी, थी मतलब कर चुकी है। तो हमेशा वो कहती थी कि मुझे अपने गाइड से बहुत डर लगता है, देखते ही डर लगता है। हालाँकि वो 27-28 साल की लड़की है, मतलब डरने की ऐसी बात नहीं। तो मैं उससे मतलब लिटरली काँपती हूँ उसको देख के कि पता नहीं क्या। गाइड से क्या चीज़? गाइड जो होती है ना, पीएचडी गाइड, अच्छा जो टीचर किताब है, नहीं, नहीं टीचर जो उसको जिनके अंडर पीएचडी कर अंडर रहे हैं। पीएचडी कर रहे हैं। हाँ। तो मैं उसको देखती हूँ तो बड़ा मुझे डर लगता है, मैं कभी उसको फेस नहीं कर सकती। वो स्टूडेंट का कहना है। स्टूडेंट का कहना है। ठीक है। तो जब हमने उसका किया रिग्रेशन, तो लास्ट पर्थ में वो उसकी रिलेटिव थी और उसने उनका मर्डर किया था, गाइड ने, टीचर जो इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है, हाँ, वो असल में पिछले जन्म में भी उसके साथ थी। थी। और ये होते हैं। तो मैम इतना बड़ा क्लेम कर देना किसी पर्टिकुलर के हिसाब कि भई इस बंदे ने ये किया था, मारा था। हाँ, ये तो बहुत सीरियस चीज़ है, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। नहीं, नहीं, हम क्लेम हम उसको लीगली तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी किसी के दिमाग में डाल दी, कोई आपको ट्रस्ट करके आ रहा है। हम नहीं डालते। जी, हम जब क्लाइंट वो खुद देखता है, हम उसको सिर्फ सजेशन देखते हैं, हम क्लाइंट को पूछते हैं तुम क्या देख रहे हो? जी। तुम कहाँ पे हो? क्या देख रहे हो? वो क्लाइंट बताता है कि मैं यहाँ हूँ, मैंने ये पहना, मैं ये देख रहा हूँ। अच्छा, ये मेरा ये रिलेटिव है, तो हम उसको बोलते हैं कि देखो ये आपके साथ प्रेज़ेंट लाइफ़ में कैसे कनेक्टेड है। दोनों पास्ट लाइफ में ये चीज़ हुई और अब दोनों की सेकंड लाइफ है। हाँ, दोनों की सेकंड लाइफ़। सेकंड, थर्ड जो भी होगी, इसको ले हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते। मैं उस पे आ रही, क्लाइंट बताता है कि ये पर्सन मेरे साथ प्रेज़ेंट लाइफ़ में ऐसे रिलेटेड है। तो वो उसी ने बताया कि प्रेज़ेंट लाइफ़ में ये मेरी गाइड है, ये मेरी टीचर है। रिग्रेशन किया, रिलीज़ किया ट्रॉमा जो उसके सबकॉन्शियस में, जी, फॉरगिवनेस कराया, जी। तो आज उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अब मतलब गाइड की तरफ से नहीं है, बट स्टूडेंट की तरफ अब उसको कोई डर नहीं लगता, वो उसको अच्छे से फेस करती है। नहीं सोचने वाली बात है कि ये जो बात है कि भई क्योंकि दोनों की शक्लें अलग होंगी। मेरा तो मुझे पता है मैं हूँ, मैं फ़ील कर सकता हूँ। लेकिन मेरा गाइड पिछली लाइफ में यही शख्स है। वो वो उस एनर्जी से फील करते हैं।
जब उनको हम सजेशंस देते हैं कि देखो, आप पहचानो ये कि प्रेज़ेंट लाइफ़ में आपके साथ कैसे रिलेटेड है। जी। तो वो पहचानते हैं, वो क्लाइंट पहचानता है, उसको हम नहीं बोलते कि ये तुम्हारा ये है, वो क्लाइंट हमें बताते हैं कि ये इस तरीके से हमारे साथ रिलेटेड है। तो मैम जब सीखने से पहले सिखाने से पहले खुद आपने अब एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल। एग्ज़ैक्ट उस चीज़ के बारे में थोड़ा बताएँगे, क्या चीज़ देखने में मिलती है? हम फिज़िकली बैठते हैं, क्या दिखता है? जब मुझे नहीं पता था तो एक्चुअली मैं भी ये सोचती थी कि पास्ट लाइफ पता नहीं क्या है, या मैं चली जाऊंगी तो वापस ही नहीं आऊंगी। एक लोगों में ये भी है कि पास्ट लाइफ में हम चले जाते हैं तो वहाँ अटक ना जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट लाइफ है, हम क्लाइंट को लेके जाते हैं ट्रांस में थ्रू गाइडेड मेडिटेशन। ठीक है। है ना? ऐसे नहीं ले जाते, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू उसको ट्रांस में ले जाते हैं और फिर उसको पर्टिकुलर वो सिचुएशन जो भी प्रॉब्लम उसकी होगी वो इंटेंशन बना के ले जाते हैं कि ये जहाँ पे इसका रूट कोज़ है उस स्पेसिफिक पास्ट लाइफ में जा। ये एक सेशन होंगे, मतलब आज हम बैठे मेडिटेशन, फिर धीरे-धीरे नहीं, स्टेट ऑफ नहीं, माइंड। आजकल नहीं, ये ऑलमोस्ट होता है 2.5 से 3 घंटे का सेशन। फर्स्ट टाइम में ही? हाँ, 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन होती है गाइडेड। तो उसके थ्रू हम क्लाइंट को गाइड करते हैं कि आप ये फ़ील करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो उसको पहले रिलैक्स करते हैं पूरी तरह से, फिर उसको ट्रांस में लेके जाते हैं, फिर उसको हम धीरे-धीरे पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। तो जब लेके जाते हैं तो बिल्कुल जैसे क्लैरिटी वीडियोज़ चलते हैं, जी। वो पिक्चर्स हमारे आगे चलने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इमेजिनेशन है। कई क्लाइंट ये कराने से पहले पूछते भी हैं कि कहीं हम इमेजिन तो नहीं कर रहे? लेकिन इमेजिन कैसे करेंगे बताओ? अगर इमेजिनेशन होती तो इमोशनल कैसे अटैच हो जाते उससे? क्लाइंट्स रोते हैं वहाँ पे और हँसते हैं। एक क्लाइंट का किया था, उनका था कि बार-बार मिसकैरेजेज़ होते थे। जी। तो पास्ट लाइफ में गए थे, तो उस लाइफ में भी किसी ने ज़बरदस्ती उनका अबॉर्शन करवाया था। तो वहाँ पे वो क्लाइंट अड़ गई कि मैं तो अभी इस बच्चे को लेके जाऊँगी, मैं इसको नहीं छोड़ूँगी। जब हम उनको कह रहे थे कि रिलीज़ करना है इसको, जो भी आपकी बॉन्डिंग्स हैं, जो भी आपके कनेक्शंस हैं, तो नहीं, वो अड़ गई। तो वहाँ पे हमें फिर टेक्निकल तरीके से उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। तो अगर इमेजिनेशन है, तो फिर ये इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो सकता। इमेजिनेशन के साथ इमोशनल कैसे होंगे ना? मतलब पहली बात तो ये कि उसका सच होना वो सेकेंडरी पॉइंट है। हमने मान लिया कि हाँ, ये चीज़ हुई थी और इस बंदे ने करी थी। उसके बाद कई लोगों का हो जाता है कि एक खुंदक सी कि भई ये चीज़ करनी है। रहती नहीं है मन में, क्योंकि जितने मैंने किए हैं, एक्चुअली क्या होता है जब मान लो आपको पता चला है कि मेरे साथ किसी ने गलत किया है, तो जब हम उसको सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ कर देंगे और एक फॉरगिवनेस का प्रोसेस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये थॉट प्रोसेस आ जाता है कि वो पास्ट लाइफ थी, जो उसने किया कर दिया, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा नहीं करना। वो ऑटोमेटिकली जब रिलीज़ हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट नहीं रहता है, ऐसा खुंदक आती नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम पता लग जाए, तो आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हाँ, ये इसका यही है, एक अवेयरनेस भी आ जाती है। मान लो फाइनेंसेस को लेके किसी ने गया है पास्ट लाइफ में कि फाइनेंसेस क्रशेज़ हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पे जाके उसको पता लगा है कि मैंने कुछ गलत किया है या लोगों को फाइनेंशियली तंग किया है, तो मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। अच्छा। तो फिर एक अवेयरनेस आ जाएगी कि मुझे आगे अपने कर्म ऐसे नहीं करने हैं, मुझे अपने कर्म भी सुधारने हैं। ठीक है। है ना? एक्चुअली जब पास्ट लाइफ में जाते हैं हम किसी प्रॉब्लम को लेके, जब हम मेन रूट कॉज़ तक पहुँचते हैं तो कहीं न कहीं दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, जिसने किया है और जिसके साथ हुआ है। तो दोनों ही, ऐसा नहीं है कि एक बहुत इनोसेंट है और दूसरे मतलब उस पे ही हुआ है, तो कहीं न कहीं दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो मैम एक जो चीज़ पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी में होती है पास्ट लाइफ से रिलेटेड, और उसमें काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स क्लेम करते हैं कि इस तरीके से डेथ हुई थी। और कभी आप जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके पास आते हैं, उनका आप चेक करते हैं चार्ट या नहीं करते? अगर क्लाइंट करवाना चाहे तो तभी। और जितने आपने किए, उसमें उसने जो फ़ील किया और जो चार्ट ने बोला, उसमें कितनी मैचिंग? मोस्टली मैंने 2-3 की है, जी। तो
काफ़ी हद तक मैच मैचिंग, किया। हाँ, 90% तक मैचिंग था। और अगर दोनों ही केसेस में किसी को पता ही ना हो, दोनों कोई भी व्यक्ति ना एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा, ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन को मानता भी है कि जन्म हुआ, और उसके बाद उसे ऐसा कुछ पता लगे, वो मान लेता है या क्या है मतलब? अ, एक होते हैं मतलब 2-3 तरह के लोग होते हैं, एक लॉजिक माइंड, एक एक्स्ट्रा लॉजिक माइंड। जो लॉजिक माइंड होता है वो ईज़िली मान लेता है। कि चलो ठीक जो एक्स्ट्रा लॉजिक माइंड है, वो उसके क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। लेकिन एंड में जब वो खुद इन मोमेंट्स को लिव करता है, जब देखता है, जी, फिर वो मानता है। ठीक है। हाँ, मतलब मानते दोनों हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लॉजिक जो है वो थोड़ा देर से मानता है। और जो एक चीज़ आपकी अच्छी लगी कि जो कई बार रेमेडीज़ देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स ये वो, तो एक चीज़ मैं भी मानता हूँ, आपने भी बताई कि आप रेमेडीज़ वगैरह उन चक्करों में नहीं पड़ते, है ना? आपको ना हाँ, सही लग मैं देखो फालतू की रेमेडीज़ मैं अभी भी एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी छोड़ दी। लेकिन मेनली जो रेमेडीज़ देती हूँ तो मैं पूजा-पाठ की देती हूँ, जो आपके इष्ट हैं उनके शरण में जाओ। ठीक है। है ना? ये नहीं कहती हूँ कि वहाँ पे ये बहा दो, ये कर दो, हुँ, तो उन चक्करों में मैं नहीं पड़ती हूँ। हाँ, तो मतलब जितनी चीज़ जो उसकी रेमेडीज़ हैं, वो तो आपको नहीं ठीक लगी, लेकिन जो एक सेंट्रल पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी का, जिसको आप इतने साल दिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक है ना, एक सस्पेंस और एक नए बंदे को कि यार ये कैसे बात सही निकल गई मेरे बारे में। उस बारे में थोड़ा कि आपको वो कितना लगता है कि हाँ, ये तो वैलिड पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी का? एस्ट्रोलॉजी की बात एक्चुअली में चार्ट अच्छे से पढ़ना आना चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर जी, को। जी, तो अगर आप सीखोगे मैं आपके पास एज़ अ क्लाइंट आती हूँ, आप अच्छे से पढ़ना आता है, तो उसमें कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं है कि आप मेरे बारे में जो बोलोगे, वो मुझे लगेगा अरे! ये कैसे बता दिया, ये तो जी। सच है। क्योंकि हर कुछ लिखा है उस चार्ट में। अच्छा, हर किस मत नज़रिए से देखते हैं? हाँ, उसका अलग है। वो डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजर कैसा है, कैसे बताते हैं आप। जब आप चार्ट खोल लोगे, मेरे पास आप आए, मैंने चार्ट खोला, मैंने आपका पूरा व्यक्तित्व बता दिया कि ये आपका नेचर है, ये आपके मदर का नेचर है, ये आपके फादर का नेचर है, आपके भाई-बहन इतने हैं, आपका घर ऐसा है और ये प्रोफ़ेशन है। तो पूरा डिटेल उसमें पूरा डिटेल है, कोई चमत्कार नहीं है ये। मतलब वही कि एस्ट्रोलॉजी आपके हिसाब से कितनी रेलेवेंट और वैलिड है, कितने पॉइंट उससे कितने पॉइंट नहीं है वैलिड, जितनी हम देखते हैं? दोनों अपनी-अपनी जगह रेलेवेंट है। जी। पास्ट लाइफ़ अपनी जगह नहीं, नहीं, पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी एस आपने प्रैक्टिस करी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी को मैं तो कहती हूँ 100% रेलेवेंट है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ जो एस्ट्रोलॉजर है ना, हाँ, वो उसको थोड़े अपना पैसा कमाने जो भी बोल लो, क्योंकि जो डायग्नोसिस है। मिसयूज़ हो रहा है हाँ, उसका। इस वजह से जो हमारा विश्वास है लोगों का वहाँ से उठ गया है। तो मैं यही बोलती हूँ अगर मिसयूज़ ना हो तो ये 100 आपको एक बात बताऊँ, आपका बर्थ हुआ, हुँ, आपको डॉक्टर नहीं बताएगा कि आपको 10 साल बाद क्या बीमारी होगी। आपको चार्ट बता देगा। इस डेट पे, इस टाइम पे, इस ईयर में आपको ये बीमारी हो सकती है, तो आप अवेयर हो सकते हो कि मुझे इसकी प्रिकॉशंस लेनी है। हुँ। ये डॉक्टर नहीं बताएगा। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, कोई मिथ नहीं है। बट मिसयूज़ जब होने लगेगा तो फिर लोगों का ध्यान भटकता है वहाँ पे। ये तो हो गई कि जब हर चीज़ फैल जाती है, बहुत लोग करने लग जाते हैं, तो उसमें कई करिए स्वार्थी लोग। लेकिन हाँ, बस स्वार्थ उसको हटा दोगे तो ये बहुत अच्छी साइंस है। बट जब स्वार्थ आ जाएगा और मिसयूज़ होगा तो फिर क्या होगा कि लोगों का विश्वास उठता जाता है। अब मैं भी देखती हूँ कई बार पॉडकास्ट लोग बोल देते हैं जी व्हाइट रसगुल्ले अपनी बीवी को खिलाओ तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये तो ऐसा अगर हो तो फिर कमाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मिठाइयाँ बिके ही ना, सिर्फ़ रसगुल्ले बिके। रसगुल्ले व्हाइट खिला और फ्राइडे को व्हाइट रसगुल्ले खिलाते रहो, एक तो बीवी को डायबिटिक हो जाएगी, ऑब्वियसली एक्सेस में मीठा खाने से पैसा आना शुरू हो जाएगा तो कमाना क्यों है? तो ऐसी-ऐसी चीज़ों से ये मुझे पसंद भी नहीं है, मैं करती भी नहीं हूँ। तो मैम आप इस फ़ील्ड में आए, आप एस्ट्रोलॉजी में आए, आप पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन में आए। ये बड़ी एक हज़ार में से एक जो एक बहुत ही रेयर बात मतलब जानकारी, नॉलेज और विद्या है। तो ये भी एक आपके चार्ट में होगी कि या आप इस तरीके से अब फिर इस तरीके की अगर पढ़ नहीं होता तो मैं नहीं इंटरेस्ट कर नहीं होता, सकती थी। हाँ, इंटरेस्ट नहीं होता। बिल्कुल और टाइम पार्टिकुलरली फिक्स था कि इस टाइम पे मुझे आना है। अच्छा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आई थी 2000
17 18 17 में आई थिंक 16 और 17 पास्ट लाइफ में इसमें एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है। तो उस टाइम में ना, उससे पहले इंटरेस्ट मेरा पूरा था, बट मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर बनूंगी। तो वो फिक्स टाइम था कि इस टाइम में मेरा ये वाला प्लेनेट एक्टिव होना था और मुझे इस फील्ड में आना था। ठीक है। तो उस 2017 से पहले जब आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार नहीं थे, आप नॉर्मल थे, तब आपने कौन-सी फ़ील्ड चुनी, क्या लाइफ़स्टाइल चुना? हाँ, एक्चुअल में हाउस वाइफ थी। लेकिन अचानक से हाउसवाइफ़ से सीधा आप एस्ट्रोलॉजी में एंटर करके कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी, एक्चुअली क्या होता है, पहले हम लोग बच्चों के साथ बिजी रहते हैं, है ना, जो मदर्स होती हैं, तो बच्चे अपने अपने निकल गए पढ़ाई करने के लिए बाहर, तो टाइम स्पेयर था, तो क्या करूं, वो खाली टाइम मुझे डिप्रेस कर रहा था। और जिनको मैं दिखाती थी एस्ट्रोलॉजर को, तो उनसे वैसे ही बात होती है कि मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या है, मुझे कोई बीमारी होनी है या कुछ है, कि क्या हो रहा है, डिप्रेस क्यों हो रही। तो उन्होंने वैसे नॉर्मली कहा आ जाओ सीख लो, हम लोग तो सिखाते हैं। तो मेरा भी ये था, मैंने कहा अब कहाँ मुझे आएगा, इस एज में नहीं आएगा। कह रहे कोई बात नहीं, नहीं आएगा, टाइम पास हो जाएगा। तो जैसे मैंने सीखना शुरू किया, इंटरेस्ट बढ़ता गया, आगे आगे फील्ड्स में जाते चले गए। उसके बाद मतलब माँ की इतनी मेहर है, माँ काली की डिवोटी हूँ। अ, हमें एक गुरु मिले जिन्होंने हमें तंत्र सिखाया। तो मतलब आगे लाइन्स मिलती गई और मैं सीखती गई इस चीज़ में। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, ऐसा नहीं है। अगर इसका सही से यूज़ करो, गलत यूज़ मत करो, बहुत नॉलेजेबल है। तो मैम रेमेडीज़ तो फिर पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन में भी जैसे कोई ना कोई पहले तो प्रॉब्लम सीरियस हुई किसी को, फिर वो आपके पास आया। क्योंकि अगर किसी को करियर का उसमें देखना है या कुछ पैसों का कुछ करना है और कोई ट्रॉमा नहीं है, फिर तो मुझे मुझे नहीं लगता कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पास आता होगा, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता होगा। पास्ट लाइफ वालों के पास ना कहीं न कहीं इस नेगेटिव आते नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग अवेयरनेस नहीं, आई थिंक ये नॉर्थ इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है नहीं, पास्ट लाइफ की, नहीं है। और एक तो बाय डिफ़ॉल्ट आजकल लोग मानते ही नहीं कि जन्म है या नहीं है। हाँ, एक ये होता, जब तक वो खुद, इसीलिए पास्ट लाइफ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? एस्ट्रोलॉजर क्या है, आप चार्ट लेके आओगे, आप बोलोगे मेरी चार्ट में क्या है, आप देख के मैं बताऊँगी ये चीज़ है। पास्ट लाइफ में हम क्लाइंट को ट्रॉमा में ले जाते हैं, क्लाइंट खुद देखता है कि अरे मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, या मैंने ये किया था, वो किया था। अब स्पेसिफिकली क्या रेमेडी जो आप करते हो थोड़ा-सा? किस चीज़ के लिए? जब कोई प्रॉब्लम पता लगी, उसके बाद जो रेमेडी का फॉर्म है, वो किस तरीके से? पास्ट लाइफ में कोई रेमेडी नहीं है, बस पास्ट एक्नॉलेज कर में हीलिंग है। जब हमने उसने एक्नॉलेज कर लिया कि ये चीज़ें हुई थी, उसके बाद उनको रिलीज़ करना है। जो इम्प्रेशन सबकॉन्शियस माइंड में, उनको रिलीज़ करना है। एक फॉरगिवनेस होता है सोल लेवल पे, वो करना है। उसके बाद इमीडिएट रिलीफ आना शुरू हो जाता है धीरे-धीरे। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी में तो रेमेडीज़ हैं, तो अगर करने होते हैं और आप, मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सेंट्रल है, लोगों ने रेमेडीज़ बना दी हैं। मेनली तो एक हमें अपने इष्ट से, भगवान से जुड़ना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। जी, फालतू की रेमेडीज़ करने से अच्छा है अगर हम अपने सनातन धर्म में यकीन करें, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई इष्ट होता ठीक है। है ना? हिंदू होंगे तो भगवान राम, भगवान सीता, जो भी, भगवान शिव, माँ काली, माँ दुर्गा, है ना? सिख होंगे, नानक देव जी, ग्रंथ साहब जी, सबका है अपना-अपना है मान्यता, है ना? अगर हम ये गॉड वाला टॉपिक लें, गॉड या देवता वाला, कहीं न कहीं आदमी सबसे अगर कुछ है रेलेवेंट ज़रूरी, इंसान की भक्ति या प्रेम दिखाना है, तो हमारे जो आस-पास के इंसान हैं, पहले तो ज़रूरी उन्हें हमें प्रेम दिखाना है। बिल्कुल। बजाए कि किसी मूर्ति, ग्रंथ या कुछ भी ऐसी चीज़ से पहले इंसान। तो ऐज़ इन होल हम जो ह्यूमन सोसाइटी हैं, हमारा या तो लोग कम पड़ गए हैं, ये हमारे हमें मन लायक नहीं समझते आस-पास के लोगों को कि हमें किसी ऐसे चीज़ के पास परमात्मा, मूर्ति या ग्रंथ, गुरु, उसके पास जाके अपनी अच्छाई या प्रेम दिखाना पड़ता है। अच्छा, ये प्रेम दिखाने की बात नहीं है वहाँ पे, हमें एक स्पेस मिलता है, वहाँ शांति मिलती है। आप गुरुद्वारा साहब जाओगे, 5 मिनट बैठोगे, गुरुवाणी चली होगी, आप रिलैक्स फ़ील करोगे। ठीक है। जो भी स्ट्रेस आपके माइंड में चल रहा होगा, थोड़े टाइम के लिए वो रिलीज़ हो जाएगा, है ना? आप मंदिर में जाओगे, सेम ऐसा फ़ील होगा, है ना? तो अपनी शांति के लिए
भी तो हम ये करते हैं ना, अपने रिलैक्स के लिए करते हैं। हम बोल रहे हैं आस-पास जो इंसान है उनके साथ हम प्रेम दिखाएँ। आप प्रेम दिखा रहे हैं, उनके साथ दिखाना ही चाहिए, भगवान ने भी यही कहा है। पहले आपस में प्रेम करो तभी भगवान को पा सकते हो। ये नहीं कि आप लेकिन आप जब तक खुद शांत नहीं होगे, आप दूसरों को कैसे शांत करो? आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, मुझे वहाँ जाना है, अरे मैंने उसको टाइम दिया है, वहाँ जाना है, ये दूसरे को आप हेल्प कर रहे हो, ये ले पकड़ पर लेकिन मुझे वहाँ पहुँचना है ना? लेकिन जब तक आप थोड़ी देर खुद मेडिटेट करोगे, कुछ भी नाम दे लो इसको, पूजा-पाठ, मेडिटेशन, वो खुद की शांति के लिए, खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए। ठीक। जब आप खुद भरे होंगे तो दूसरों को आप कर सकते हो, है ना? ये जी। तो एक जो चीज़ मैंने देखी आस-पास कि इंसान बिना कपड़ों के, बिना खाने के कई बार सड़कों पर एज़ इन जो सोसाइटी में होते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं गुरुद्वारा और मंदिर दोनों में कि महँगे-महँगे मूर्तियों पे कपड़े, रुमाला साहब सोने के, मिठाइयाँ, खाना ऐसे इतना ज़्यादा कि फिर गिर रहा होता है आगे-पीछे, मैं है ना? उसपे भी हमारी सोसाइटी बिल्कुल करते हैं लोग देखो, उनकी भावनाएँ वो देते हैं ठीक है, लेकिन जो गिर रहा है, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। मतलब एक तरफ हाँ, तो कु जो चीज़ जीवित नहीं है, भगवा उसके पास सब कुछ है। जीवित तो हैं, ऐसा नहीं है उनमें प्राण मतलब प्रतिष्ठा इमीडिएटली फिज़िकल नीड्स ठीक है, से उनको करो वो हमारी भावना है, जो हमारे इष्ट है। मान जैसे हमारे माता-पिता तो हमारे अंदर से भावना उठती है कि इनको अच्छे से अच्छी चीज़ दें। हाँ, लेकिन माँ-बाप तो जीवित हैं, उन्हें ज़रूरत है कपड़े और नहीं, खाने की। उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो उनमें भी एक एनर्जी होती है। एनर्जी तो है, हाँ, लेकिन उन्हें कपड़ों और खानों की ज़रूरत है, वो मूर्ति और ग्रंथ हमारा को। आदर है, हम अपना आदर उनके प्रति शो करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहती उनको मत दो, लेकिन आप एक्सेस में मत करो कि एक आपके सामने कोई भूखा-नंगा बैठा है और आप अंतर चढ़ा रहे हो, उसको भगवान पे वो तो है, लेकिन क्या किसी भी मूर्ति या ग्रंथ में उसे कपड़े या खाना देने का कुछ रेलेवेंस लगता है आपको? नहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है हमारे कि देना है। लेकिन हमारा जो कल्चर है इंसानों का वो एक होड़ चलती है ना, होड़ मानते हैं ना कि हाँ, अगर मैंने 1000 का दिया ना तो मैं आप 2 का दोगे। हाँ, तो वो असल में दुनिया को या दिखावा इंटरनली तो यही है कि दिखावा, हमने कुछ कर दिया जी। बस वो दिखावा है। अभी मुझे तो ये भी नहीं अच्छा लगता कि लोग चले होते हैं, मेरा अपना पर्सनल है, मैं किसी को कमेंट नहीं कर रही या लोगों को नहीं बोल रही मत करो। लड्डू गोपाल को लेके वो टोकरी में चले होते हैं, है ना? जहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, भगवान है हमारे रिस्पेक्टेड है, तो हम उनको ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते ना, वो मुझे नहीं लेकिन पसंद। हर व्यक्ति ने एक अपना वो बनाया कि जी ऐसे भगवान है और मैं ऐसे मानूँगा। सबने अपना-अपना हाँ, भगवान एक है, वही नानक देव जी हैं, वही अल्लाह है, वही राम है, वही शिव जी है, एक एनर्जी है, वो है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए ठीक है, मुझे मिलता है कि मैं शिव जी का नाम लूँ, मुझे बड़ा रिलैक्स अंदर से मिलता है और आपको मिलता है, आप माँ का नाम लो, आपको रिलैक्स मिलता है। ये भी चार्ट में है कि कौन किसको दिखाएगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। और मैम मान लो कि एक हमारा डिफ़ॉल्ट एक लहर है इंसानों में कि बेशक रिलीजन अलग है, लेकिन सबका ये है कि जी एक भगवान है या देवता है, गुरु है, मानना है तो मानना है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा पैदा हो, बड़ा हुआ 20-21 साल की उम्र तक, उसका ये विचार है कि जी मैं नहीं मान रहा किन चीज़ों को, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे आपके हिसाब से? नहीं मान रहा, वो मूर्ति पूजा में नहीं मानता होगा नहीं, या नहीं, वो 2 चीज़ें, एक हो गया कि भगवान, एक हो गया जी लोगों का जो पूजा-पाठ करने का तरीका, वो लोगों को नहीं मान रहा, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ये नहीं कहते कि जी तू हमें नहीं मान रहा, तू भगवान को नहीं मान रहा, भगवान को सामने ले आते हैं। वो लोग गलत है ना, तो हाँ, ठीक है। तो हम किसी तो व्यक्ति को ठीक है, उसको नहीं पूजा-पाठ करने का तरीका पसंद है तो मत करो। वो मन से ये तो नहीं कह रहा कि भगवान नहीं है। हाँ, वो ये तो कह रहा है ना भगवान है, एक शक्ति है जो इसको चला रही है। उसको तो मान रहा है ना। उसकी अपनी तरीका है कि वो उसको कैसे ग्रैटिट्यूड करे। लेकिन हमें जो पता लगा कि ये गॉड है, ये भी तो इंस फेलो ह्यूमन बीइंग्स ने हमें बताया ना। नहीं, ह्यूमन बीइंग्स ने बताया देखो हमारे वेद हैं, सब हैं और अगर आपको नहीं पता गॉड आप नहीं मानते कि गॉड नहीं है, कौन चला रहा है इस संसार? नहीं, वो तो है, वो तो सेकंड पॉइंट हो गया। हाँ, एक व्यक्ति जो कोई भी ऐसी चीज़ समाज की ना माने, उसके नास्तिक कहेंगे या बागी कहेंगे? आप मैं तो बागी नहीं कहूँगी ऐसा। अच्छा, उसका अपना विचार है वो किस तरीके से मानता है। नास्तिक भी नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कभी ना कभी प्रॉब्लम में तो वो पुकारता ही है, चाहे इंटरनली पुकारे चाहे दिखा के पुकारे, वो पुकारता है भगवान को कि अरे हे भगवान अब ये क्या हो गया? और बुज़ुर्गों में एक उम्र के बाद बुज़ुर्ग कुछ ज़्यादा इस चीज़ में
इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं? क्योंकि रिलीजियस? उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं अच्छा। है ना घर की, ऑब्वियसली उनका झुकाव उस तरफ जाता ही जाता है। और जवानी में हम जब होते हैं, हमारे माँ-बाप होते हैं, परवाह नहीं करते ना जवानी में। लेकिन और एक और चीज़ क्योंकि हम बचपन से ही हर जानवर का भी और एक इंसान का भी बचपन से चलो एक माँ-बाप है और एक ऐसा लगता है कनेक्शन कि हमारे लिए कोई है। बुढ़ापे तक माँ-बाप जीवित नहीं रहते, तो अब उससे माता सिर्फ़ मंदिर वाली और पिता भी सिर्फ़ वही क्योंकि अब तो कोई माँ-बाप फिज़िकली बचा नहीं, तो कहीं न कहीं वो प्यार अब उसमें ढूँढ रहा है। वो तब नहीं होता कि जब माँ बाप चले जाते हैं, वो शुरू से ही होता है। लेकिन बढ़ जाता है एक उम्र के बाद, बढ़ जा ताकि जो एक अ, क्योंकि हमारे लिए तो हमसे बड़े हैं, एक जगह है, लेकिन एक उम्र के बाद सब हमसे छोटे हैं और शायद या हमारे साथ के हैं, कोई हमसे पर हमें ऊपर। ये होता है कि हमारा कोई तो है। हाँ, ये माँ-बाप की कमी पूरी करने के लिए एक उम्र के बाद इंसान तो ज़्यादा मानने लग जाता है। बिल्कुल, कोई तो है, यहाँ नहीं तो कहाँ। क्योंकि इंसान पे विश्वास करना आज की दुनिया में पता नहीं बड़ा, मुझे नहीं लगता कि ईज़िली कर सकते हैं। ठीक आप है। वहाँ जाके माँ के आगे या गुरुद्वारा में जाके आप रो लो, आपको कोई उँगली नहीं उठाएगा। आप किसी इंसान के आगे रोगे, वो पहले तो आपको बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर जब उठ के जाओगे, तो किसी दूसरे के पास जाएगा, भैया, आया था और रो ये रहा बात है। है क्या था? हाँ, ये एक ये वजह बड़ा कारण है कि लोग अपनी वल्नरेबल नहीं होना चाहते किसी के आगे, अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहते। क्यों पर इंसानों के आगे क्यों दिखाने हैं? आप एक बार उसकी शरण में जाओ, बहुत शक्तिशाली है, आपको खुद एहसास होएगा। ठीक है, अब मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, तो ये भगवान का ही इशारा, आपने मुझे ढूँढा, कॉन्टैक्ट किया, आज हम बात कर रहे हैं। मैंने कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं किए थे कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ करना जी, है ना? तो कहाँ से ढूँढा? लाखों में से ढूँढा होगा। हाँ, मैं अकेली तो नहीं है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं। समझ गया। तो ये मेरी माँ की कृपा है, जो आज मैं यहाँ हूँ, बैठी आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, नहीं तो मेरे में कुछ भी नहीं था, एक सिंपल हाउसवाइफ थी मैं, अभी भी वही हूँ। तो मैं जो भी है मेरा, मैं उनकी कृपा मानती। तो मैम जब आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ़ थे, इसके बाद आपको टाइम लगा, आपको ये चीज़ अच्छी लगी, मैं सीखूँ, ज्ञान लूँ और जो आप बने लोगों को आस-पास पता लगा। उसके बाद जब एक अनजान आदमी आपसे मिलता है, आप उसका चार्ट देखते हैं या आपने थेरेपी करी, वो एक कितना बड़ा स्टेटस वो हमें इज़्ज़त देता है, प्यार देता बहुत। है ना? वो एक बार मेरे पास आए थे, वो मेरे से भी बड़े थे, अबाउट 60 प्लस होंगे। जी, अ, जब उनका सॉल्व हुआ अभी मतलब मैंने मेरे पास आए थे दिखाने, प्रॉब्लम्स बताई। उन जाते हुए उन्होंने मेरे पैर छुए तो मुझे मतलब मैंने कहा अरे आप तो मेरे से इतने बड़े, हुँ, नहीं नहीं आप हमारे लिए क्या हो। तो उस टाइम कितना प्राउड फील होता है कि मतलब मैं ये नहीं चाहती कि सारे छुओ, पर मैंने उनको मना किया नहीं मेरे पैर नहीं छूने। बट एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्राउड फील होता है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो मैम जो पर्टिकुलर प्लैनेट ज्ञान के लिए स्पेसिफ़िक है, वो जुपिटर है जुपिटर। और जुपिटर लक के लिए भी है, हाँ, अलग के भाग्य के डिपेंड करता है, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। रिस्पेक्ट के लिए भी है। बिल्कुल। तो मतलब जब ज्ञान और किसी के रिस्पेक्ट लिए इकट्ठे हैं, सन भी है, जुपिटर भी है, मतलब सबके लिए मान लो आपकी कुंडली में जुपिटर पॉजिटिव बैठा हुँ, है, मेरी में नेगेटिव है, तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग होंगे। तो आप कह सकते हैं दशा स्टार्ट हुई जुपिटर की आपकी, ऐसा क्या? बिल्कुल हाँ। तो उसमें ज्ञान और उसमें भाग्य और उसमें इज़्ज़त इकट्ठे है। रिस्पेक्ट सब मिला। हाँ, ये तो है। कई बार ऐसा भी होता है कि बेशक दशा ना चल रही हो पढ़ाई की, लेकिन आदमी सीखने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। कुछ ना कुछ करके वो थोड़े से उसमें हर्डल्स आते हैं फिर। ठीक है। और जो एक स्किल और ज्ञान का जो प्लैनेट है जुपिटर, इसके अलावा कोई है? किस चीज़ के लिए? मतलब हम क्या देखते हैं कि कई बार स्किल तो हमने ले ली है, मेहनत भी कर ली, हम्म। हमने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन कई सालों तक फाइनेंशियल रिज़ल्ट या सक्सेस नहीं आता। तो फाइनेंसेस के लिए मेनली लग्जरी के लिए तो भी बिज़नेस है। हाँ, लेकिन फाइनेंसेस के लिए हमें देखना पड़ता है सेकंड हाउस में क्या पोजीशन है। जी। मतलब मोस्टली तो पूरी कुंड चार्ट देखना पड़ता है, मेनली मेनली 4th हाउस भी देखना पड़ता है, 11th हाउस भी देखना पड़ता है और 6th हाउस भी देखना पड़ता है। जॉब करेगा या जॉब के क्या चांसेस है, 7th हाउस भी देखना पड़ता है। तो ये कुंड चार्ट पूरा हमें रीड करना पड़ता सबसे पहले तो मुझे लगता है मेन ये होता है कि नेटल चार्ट। है। अगर उसमें लिखा है कि भई 29 से 30 साल तक थोड़ी स्ट्रगल रहेगी और वो सक्सेस असल में उसके बाद आएगा। हाँ, होता है तो ऐसा। वो प्राइमरी चीज़ वो हमेशा प्राइमरी रहेगी। रहती
मेन चीज़ बताते हैं, मेन लोग क्या कहते हैं जी ये उपाय कर लो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है जो उपायों से बदल जाएगा। हुँ, उसका परमात्मा ने इस लिखा है। वो परमात्मा ने लिखा उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है, एक रास्ता दिखाता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये आनी है। हाँ, ये करोगे, परमात्मा की शरण में रहोगे, वो चीज़ें थोड़ा उसका इफ़ेक्ट कम होगा। वो आपको पता भी नहीं चलेगा हर्डल कब आए और चले। हमें थोड़ा-सा भगवान की आज्ञा मानने का थोड़ा हो जाएगा कि ठीक है जी, ये होना है। एक तो भगवान किसी हमारे जो आज्ञा नहीं देते। मतलब जो एक चलन है कि भई इस टाइम में इस बंदे की ये लाइफ़ को होनी है, ये सारे सक्सेसफुल एक साथ नहीं होने वाले। हाँ, बिल्कुल। हर बंदे का एक समय है। वो कार्मिक है, जो हम कर्मा करके आए हैं, जी। वो हमें यहाँ भुगतना है। अच्छा, एक और चीज़ पे याद आ गई, हम पहले भुगतते हैं और फिर करते हैं या फिर हम करते हैं और हम फिर साथ-साथ ही भुगतते हैं और करते हैं। मान लो हमारा बर्थ हुआ, सोल एक बर्थ लेती है, जो भी उसने कार्मिक किया है तो जब सोल बर्थ लेती है पास्ट लाइफ में हमने ये देखा, हम सोल लेवल पे भी जाते हैं। पूरा डिसाइड करती है मतलब कि फैमिली कौन-सी होगी, क्या चैलेंजेस रहेंगे लाइफ के, वो सोल एक्सेप्ट करती है। लेकिन जब हम यहाँ बर्थ लेते हैं सारा तो कहीं न कहीं भूल जाते हैं। जी, आप देखते हो किसी को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, है ना? फाइनेंशियली भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी। तो क्या होता है वो सोल ने खुद एक्सेप्ट किए होते हैं। वहाँ पे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं हमारे, तो ये दिया जाता है कि सोल को कि इतने कार्मिक तुम्हारे रहते हैं, तुम्हें इतने वर्थ लेने होंगे। तो ठीक है। सोल ये डिसाइड करती है नहीं मुझे इतने वर्थ नहीं लेने। अंत तो मोक्ष है, जाना तो प्रभु के चरणों में है। मुझे एक ही जन्म में ये खत्म करना है। तो सोल वो एक्सेप्ट करती है कि मुझे एक ही जन्म में सारे चैलेंजेस लो। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी के बाहर आपका नॉर्मल जो लाइफ़ एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो उसमें आपने 2 चीज़ें नोटिस की होंगी। एक तो ये कि मैं छोटा था या मैं जहाँ पे स्टार्टिंग में था, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ और फिर मैंने वो किया। यानी मैंने पहले भुगता और फिर मेरा अब नेचर ऐसा है। एक ये कांसेप्ट है। एक कांसेप्ट ये है कि जी, मैं अब ऐसा कर रहा हूँ, किसी दिन मेरा टाइम आएगा और मुझे भुगतना पड़ेगा। ये दूसरे कांसेप्ट है। दोनों में से ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको क्या देखने में मिला? ये दूसरा वाला ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिला। कि पहले कर्म किया हाँ, और फिर भुगता। हाँ, ये दूसरा वाला ज़्यादा नहीं मिला। और आपने जिन लोगों को ऐसा बिहेवियर अच्छा-बुरा करते हुए देखा, आपने ये ऑब्ज़र्व कितना किया है कई लोगों को तो रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम बुरा कर रहे हैं। क्योंकि वो बड़े ही वैसे हुए हैं और हाँ, वो नेचर ऐसा हो गया। वही था। ठीक है। उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि बुरा कर रहे हैं। तो रियलाइज़ेशंस भी बहुत कम लोगों को होती है। और अब एक और मैं बात करता हूँ। हर बच्चा अपने माँ-बाप को प्यार करता है। कोई भी बच्चा अपने माँ-बाप को बुरा नहीं करना चाहता ना, बड़ा होके भी। किस एज में भी। हम नहीं चाहते हमें पेरेंट्स को दुखी करें या पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चे को हम दुखी करें, है ना? आपने सुना होगा कि किसी बच्चे ने मतलब पेपर में आता रहता है कि नशे के लिए अपने माँ-बाप की मर्डर कर दी। ठीक है, कौन चाहता कोई नहीं। है ना? और शायद चार्ट भी नहीं बताता होगा कि ये ऐसा करेगा। तब अच्छा, वो कार्मिक है कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में रिलेटेड है। मतलब विवाद तो लिखा होगा, लेकिन एक्सट्रीम स्टेप ले लेगा और वो भी बताता है कि एक्सट्रीम स्टेप लेता है ये बच्चा। अब जैसे मतलब मान लो ये जो आर्मी में जाते हैं, जी, इनके लिए भी मंगल जो बात होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो टेररिस्ट बनते हैं उनका भी मार्स लेकिन किस कंडीशन में उनका किस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ठीक है, है। उनका गुड वे में है, उनका नीच हो गया वो स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमारी नज़र से वो उनका बैड में और इनका अच्छा है, ठीक हमारी नज़र में चार्ट में होता है वो। ठीक है, चार्ट में सारा होता है कि इसका इस तरीके से ये जा रहा है, तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि एक तो हो गया कि किसी ने अपने अपने विचारों से लेकर उस अपना एक क्योंकि वैसे बंदूक उठाना और कहीं नौकरी में जाके बंदूक उठाना, अब दोनों अलग-अलग मैंने चीज़ें हैं। दोनों को डिस्क्राइब किया ना, हाँ, उसका तो गुड वे में है, अच्छा उसकी पोजीशन अच्छी है, उसको सपोर्ट कर रहा है कि अच्छा तू जाएगा, नेम फेम कमाएगा। लेकिन उसका कहीं नीच हो गया और गलत मतलब प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ गई उस पे, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो मैम जैसे कहीं न कहीं आपका जो सक्सेस रेट है इस फ़ील्ड में, अभी तक जितने आपने एक्सपीरियंसेस किए, उसमें कितना लगभग आपको लगता होगा कि भई थेरेपी करने के बाद आराम आया?
थेरेपी करने के बाद तो 85% तो मुझे लगता है कि मतलब इमीडिएट रिलैक्स जिनको बोला है। एक और मैं डिस्कस करूँगी, क्लाइंट है मेरी, एस्ट्रोलॉजी के लिए ही मेरे पास क्लाइंट आई थी। तो वो कई सालों से ना ऐसे सो नहीं पाती थी ढंग से, जी, वायलेंट ड्रीम्स आते थे पेरेंट्स को लेके। ठीक है। तो इस चीज़ से बड़ी परेशान रहती थी। इसका भी टाइम होता है क्योंकि 3 बजे के बाद जो हमारी एनर्जी है आस-पास वातावरण में, कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला, जो लोग 3 से 6 सोते हैं, ज़्यादातर सपने खराब उसी समय आते हैं। जो 3 से 6 नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं। अगर हम कुछ लोगों को बुरे सपने ज़्यादातर देखा जाता है, सुबह होने वाली होती है, तब कहीं न कहीं सब बुरे सपने ज़्यादातर आते हैं। अ, ऐसा नहीं है, जो नेगेटिविटी से घिरे हैं उनको आएँगे रात 1:30 से 2:30 बजे तक, अच्छा, जिनके आस-पास नेगेटिविटी होगी। ठीक है। हाँ, जो सुबह के आते हैं तो कहीं न कहीं कई बार एनर्जीज़ अवेयर भी करती हैं। कई लोग इतने ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो एनर्जीज़ उनको अवेयर भी करती हैं कि कुछ अच्छा-बुरा होने वाला है, उनको पता चल जाता है। ज़्यादातर जो आपने सपने नोटिस करे कि वो जैसे ही सपना टूटता है तो सुबह हो रखी होती है। हाँ, होता है। जी, इसका क्या कुछ रीज़न ख़ास? नहीं, ऐसा कुछ ख़ास रीज़न तो नहीं है। मतलब आधी रात में मैंने कभी नहीं देखा सपना टूटा और आधी रात है। सपना टूटा या सपना चल रहा है, उठने के बाद दिन ऑलमोस्ट हो चुका होता है, 4-5 बजे होते हैं। ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजिकल ख़ास रीज़न तो ऐसा कुछ नहीं है इसका। वो ये है कि आपके आस-पास क्या नेगेटिविटी ज़्यादा है जी, या आपके आस-पास पॉज़िटिव क्या है ज़्यादा? तो सपने-सपने पे डिपेंड करता है ना, कि मैंने जैसे बताया कि कई बार एनर्जीज़ आपको अवेयर करती हैं कि ये चीज़ होने वाली है। ओ तो वो इंट्यूशंस आपके स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो मैं वो भी बात कर रही थी, उसको वायलेंट ड्रीम्स आते थे। एस्ट्रोलॉजिकल उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाई कि ठीक लेकिन है, डायग्नोस आपने खुद बताया और आपने चार्ट चेक किया चार्ट भी चेक और किया, उन्हें उन्होंने बताया खुद भी बताया कि मुझे ये और दोनों मैच कर रहे थे। हाँ, सो नहीं पाती हूँ मैं। जी, तो मैंने उनको रेमेडीज़ बताई कि मेडिटेट किया करो, ये किया करो, वो ना। बट जब मैंने उसके बाद ये सीखा, इस फ़ील्ड में आई, लाइफ तो पे उसका मैंने रिग्रेशन किया, जी, तो वहाँ मेन रूट कॉज़ निकला और एक सेशन के बाद वो बहुत रिलीफ़। और जो रिलीफ़ लिखा था, वो चार्ट के अंदर लिखा था कि कहीं न कहीं अ, ऐसा नहीं, थेरेपिस्ट ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मेरी नॉलेज नॉलेज में तो नहीं है, हो सक मेरे से बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, हुँ, मेबी वो रीड कर लें, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। ठीक है। तो कहीं न कहीं एक तो हो गया कि अच्छा समय चल रहा है। एक बुरा समय मुझे लगता है कि कई बार बुरा समय ज़रूरी होता है किसी को बड़ा बनाने के लिए। हर किसी की लाइफ में आता है अच्छा भी और बुरा भी। हाँ, हाँ, बुरा ज़रूरी है ताकि अच्छा आए। बिल्कुल, बिल्कुल होता है। वहाँ पे हर चीज़ की पहचान होती है, हुँ, मतलब उसको हर चीज़ देखते हैं कि कैसे चीज़ में स्ट्रगल कर रहा जी, है ना? 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, हुँ। उनको बुरा समय भी आएगा तो इतना रियलाइज़ नहीं होएगा। या बुरा समय आ भी गया, दुनिया को नहीं दिख रहा। हाँ, हाँ, वो पता ही नहीं चलेगा, जी, है ना? दूसरे होते हैं जिन्होंने मेहनत करनी करनी है, सब कुछ मेहनत से ही मिल रहा है। तो वो रियलाइज़ेशन के लिए वो टाइम होता है और उस टाइम को कोई रोक नहीं सकता, कोई रेमेडी नहीं रोक सकती। उसको हम रेमेडीज़ करते हैं कि खुद ही हम प्रिपेयर रहें ठीक है। और इतने मतलब हम प्रिपेयर हो जाएँ उस चीज़ को सहने के लिए, हमें पता नहीं चलता, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता उस चीज़ का हमारे ऊपर कि ठीक है, हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी होता है कि बहुत एक्सट्रीम जो सक्सेस आता है, वो एक्सट्रीम स्ट्रगल आता है उससे पहले। आता है, जितना बड़ा आप कह लो कि आता है। पहाड़ की चोटी है, उतनी से बड़ी खाई भी होती है उससे बिल्कुल, पहले। बिल्कुल, आता है। तो ये हम उससे कैसे निकलना है? वहीं पे सहारा देता है प्रभु का नाम, ठीक है, है ना? उसी का नाम लेके उस जो एक्सट्रीम स्ट्रगल आता है, उस पीरियड को कैसे क्रॉस करना है। अब जैसे एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बोलें तो सब लोग कहते हैं कि शनि की साढ़े साती, ठीक है, है ना? सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। तो क्यों हम बोलते हैं कि इस समय में आप भगवान की शरण में जाएँ, ठीक है, क्योंकि उसके सिवा सहारा कोई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सबकी साढ़े साती खराब होती हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है। कई लोग ऐसा होता है कि गरीब तो बहुत लोग हैं, स्ट्रगल भी काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन कोई 100 में से 1-2 आदमी वो एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। वो कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं मैं जीने वाला, मैं स्ट्रगल करूँगा और करता रहूँगा।
तो ये बात स्पेसिफिक होती है कि बुरा समय तो लिखा है, लेकिन ये आदमी मानेगा नहीं हाँ, इस चीज ये और वो चार्ट में स्ट्रगल करते करते निकलेगा। वो होते हैं जिद्दी, जी, जब ठान लिया वो करके आने पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। उस चार्ट में होते हैं। और किसी का एफर्ट करना, ये भी होता है कि तू जितना मर्जी एफर्ट कर ले, तेरे को रिजल्ट नहीं मिलना, वो भी चार्ट में होता है। वो एक मैं कि भैया आपको पहले ही बताया कि आप मेरे पास आओगे, मतलब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते, आपका चार्ट खोल के आपको देखने कि इस किस्म के इंसान हो आप, जी, ये आपकी नेचर है, जी, तो वो आपको बता देंगे। तो वो सारा ये चार्ट में ऑलरेडी हम बताते हैं। ठीक है। बट ये अगर किसी को हम ये बोल देंगे ना कि तू जितनी मर्जी मेहनत कर ले तुझे कुछ नहीं मिलना, तो कई लोग क्या करते हैं कि करने ही नहीं आते। उसका नेगेटिव भी तो ले सकते हैं कि भैया मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, मुझे क्या ज़रूरत है करने की, रहने दे, होना तो कुछ नहीं है। तो इसलिए जब क्लाइंट को बोलो तो थोड़ा-सा शब्दों का ध्यान, ठीक है। हम उसको डिमोटिवेट नहीं कर सकते। एस्ट्रो चार्ट में ये भी सारा है, कब तेरी डेथ होनी, लेकिन ये टोटली हम नहीं बताते। बड़ा बहुत बड़ा क्लेम है। क्लेम तो है, लेकिन क्यों, अगर मान लो मैं कल किसी के मतलब 2 महीने बाद और मैं बोल दूँ कि भैया 2 महीने बाद, वो तो आज ही मर जाएगा टेंशन में। 2 महीने भी ज़िंदा नहीं रहेगा, है ना? तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं नहीं रिवील करनी चाहिए। तो ये चीज़ है कि कैसे शब्दों का ध्यान कैसे रखना हर चीज़। ये एक तरीका भी ठीक है जीने का कि कुछ हद तक हम ये माने कि भाई, क्योंकि मेहनत ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँ, नहीं करूँगा। मेरी एनर्जीज़ है अपनी, मेरी आदतें हैं। मैं ऐसा हो नहीं सकता कि मैं मान लूँ कि भाई मेरी मेहनत से हो गया, नहीं होगा, मैं मेहनत तब भी करूँगा, कि नेचर ही ऐसा है। हुँ। कुछ ना कुछ तो करता रहेगा। सबके अलग-अलग नेचर है। हाँ, हाँ, वो सब हर पर्सन की अलग नेचर है, क्योंकि उसके हर के स्टार्स अलग हैं। अब दुनिया में इतने लोग हैं, जी, कोई एक-दूसरे से मिलता नहीं। इवन जो ट्विन्स पैदा होते हैं, जी, उनकी नेचर भी आपस में नहीं मिलती ना। हाँ। कई बार मिलती है, कई बार नहीं मिलती। बहुत नहीं, इतनी नहीं मिलती होगी, अच्छा, क्योंकि जैसे चाहे 2 मिनट का, 5 मिनट का, 6 मिनट का, जितना भी अंतर होगा, उतनी देर में जो प्लैनेट की डिग्री चेंज हो जाए, ठीक है। घूम रहे हैं ना प्लैनेट, तो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ट्विन्स, अभी एक कौन-सी मूवी आई थी जो जिसकी डेथ हो गई थी, मेरे को मूवी का नाम नहीं पता। आर्मी की जो ट्विन्स थे, एक की डेथ हो गई, एक आई थी, मैं भूल गई। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, हुए तो दोनों ट्विन्स पैदा, जी, तो एक आर्मी में चला गया, एक बिज़नेस कर रहा है, एक की डेथ हो गई, एक अभी है। तो दोनों की किस्मत सेम नहीं है। हाँ। तो प्लैनेट्स का फ़र्क, वो जैसे मूव करते हैं, डिग्री बदलती है, चेंज होती है। हर 8 सेकंड बाद शायद बदलता है। D70 चार्ट होता है कुछ ऐसा। हाँ जी, वो चेंज होता है, वो बदलता है, तो डिग्रीज़ का फ़र्क पड़ता है, पड़ता है। अगर हम वैसे देखें दोनों का ट्विन्स का बना के, तो चार्ट सेम होगा, हुँ। लेकिन जब अगर सेकंड्स का होता तो क्लियरली नज़र आए। क्लियरली नज़र आता है। तो फिलहाल आज के लिए तो काफ़ी है। पूरा नाम सपना गोयल, जी, एस्ट्रोलॉजर एंड पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, हिप्नो हील थेरेपिस्ट। ठीक है। तो सपना जी, आपने टाइम दिया और हमारे लिए टाइम दिया, स्पेशली आए इतनी दूर से, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।